नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, अब इसके आगे का करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमाओं और कमियों की पूर्ति करती है। इस व्यवस्था में वे औपचारिक तत्व नहीं हैं जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करती हैं। अतः यह औपचारिकता से मुक्ति की शिक्षा व्यवस्था है। यह एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की आवश्यकता अनुसार नगर और ग्राम क्षेत्र की स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समायोपयोगी कार्यों के द्वारा जीवन उपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार करती है। यह योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर को अपूर्ण रूप से शिक्षित करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो ये क्वेश्चन आया है 2019 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो जो 2022 में आया हुआ है, औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा ही दी जाती है। इसकी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक उसके सुनिश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो ये दो बार आया है, 2022 और 23 में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनौपचारिक एवं अनौपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट एवं समयानुसार होता है। अगला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। अगला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। अगला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। अगला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक है, बहुउद्देशीय एवं जीवन से संबंध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा सामाजिक वातावरण हेतु है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के उपरोक्त अंतर से यह स्पष्ट है कि दोनों ही शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं, अत्यधिक निकट हैं, एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है। अतः दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत यानी अनौपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इससे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसकी अपनी तार्किक भाषा तथा संवाद विधि भी है, जो शिक्षण संस्थाओं से दूर निवास करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित तथा अमुद्रित बहुमाध्यम माध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के मध्य संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं। तो इसका उत्तर है, दूरस्थ शिक्षा के निम्न घटक हैं, मुक्ति अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा से क्या तात्पर्य है। पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है तथा अनुसरणीय शिक्षात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। आपकी दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा को किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यवस्था हेतु निम्न तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, अध्ययन समूह, रेडियो तथा दूरदर्शन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मनोभाव। पहले वह इंसान बने, फिर भारतीय ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्रदान प्राप्त करने में समर्थ बन सके, सा विद्या या विमुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम के कौन कौन से विषय शामिल थे। तो वैदिक शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था।
बालकों के वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यक था। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, जो कि 2019 में पूछा गया है। बौद्ध धर्म माध्यम मार्गीय का पक्षधर था, इसलिए उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य था शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उसमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का भेदभाव नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा बालक के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है। बौद्धकालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी ताकि वह समाज का योग्य नागरिक बन सके। बौद्ध धर्म केवल भारत में नहीं विदेशी में भी फैला, इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना था। बौद्ध एक धर्म था और धर्म का आध्यात्मिकता से निकट संबंध होता है। अतएव बौद्ध धर्म का अंतिम एवं प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज या निर्माण की प्राप्ति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध शिक्षा क्या है, जो कि 2022 में पूछा गया है। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए, जो कि 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि 2016 में पूछा गया है। उत्तर सबके सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग है, तो इसका उत्तर देखते हैं। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं या गुण। बौद्धकालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला पॉइंट है संघ। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अतिरिक्त संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जस कहते थे, इसका अर्थ है बाहर जाना। अगला पॉइंट है छात्र की दिनचर्या। आश्रम व्यवस्था के अनुरूप ही मठों में भी गुरु की सेवा करना शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता था। भिक्षु छात्र गुरु की पूरी तरह से सेवा करते, भोजन बनाते और गुरु के साथ भिक्षाटन हेतु जाते थे। गुरु के निवास की सफाई एवं रसोई की व्यवस्था तथा सभी सामान्य कार्य शिष्यों को करने पड़ते थे। शिष्य दूसरे शिष्य से सेवा नहीं करा सकता था और न उनकी आज्ञा दूसरे शिष्यों को मान्य ही थी। गुरु और शिष्य संबंधी। गुरु एवं शिष्यों के मध्य बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा था तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। अगला पॉइंट है मठों की व्यवस्था। बौद्ध विहार तथा मठ संघों का निर्माण करते थे। मठों में गुरु एवं शिष्य साथ साथ रहते थे। सामान्यतः एक गुरु अपने पास एक शिष्य रखता था, किंतु कुछ विद्वान गुरु एक से अधिक शिष्य भी रख सकते थे। ये सभी लोग सामान्यतः पेड़ों के नीचे रहते थे, किंतु प्रतिकूल मौसमों में से लोग विहार तथा मठ में रहते थे। अगला पॉइंट है अध्ययन पद्धति। इस समय मौखिक शिक्षण की व्यवस्था थी। छात्र सुनकर, रटकर, एक दूसरे को सुनकर विषय वस्तु को कंठस्थ किया करते थे। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि की भी प्रचलित थी। एकांत, मौन, चिंतन तथा मनन द्वारा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्ति किया जाता था। अगला है स्त्री शिक्षा। प्रारंभिक अवस्था में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की। बाद में स्त्रियां संघों में प्रविष्ट होने लगी, किंतु स्त्रियों पर संघ में बड़े कड़े नियम लागू होते थे। अगला है जनसाधारण की शिक्षा। बौद्ध काल में जनसाधारण की भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी। इस शिक्षा का रूप सामान्यतः धार्मिक हुआ करता था। कुछ मठों के गुरु गृहस्थ में जाकर शिक्षा प्रदान किया करते थे। पूरी शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। अगला है शिक्षा आरंभ करने की आयु। उस समय शिक्षा प्रारंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी, परंतु इस आयु का बंधन केवल उन बालकों के लिए था जो संघ में प्रवेश करने की निश्चित कर लेते थे। बालक संघ के किसी भी भिक्षु को अपने भिक्षक के रूप में चयन कर लेता था। अगला है अध्ययन की अवधि। प्रवज्जा संस्कार की आयु 8 वर्ष थी। इस संस्कार की अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। उपसंपदा की अवधि 10 वर्ष थी। उपसंपदा संस्कार बौद्धिक संघ से कम 10 वर्ष भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। अध्ययन के विषय। उस समय अध्ययन के विषयों का स्वरूप पूर्ण धार्मिक न था, यह पूर्ण से लौकिक भी न था। शिक्षा में बौद्ध दर्शन की प्रधानता थी। उस समय अध्ययन के विषय निम्नलिखित थे, जो कि संस्कृत साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा तर्कशास्त्र और धर्म। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी, काशी, मिथिला एवं जगदला थे। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी
के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में क्या समस्याएं थी? तो पहले बौद्ध शिक्षा का देख लेते हैं और फिर बाद में वैदिक शिक्षा की समस्याएं देखेंगे। तो पहले बौद्ध शिक्षा की थी समानता, लक्ष्य निर्माण प्राप्ति, शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष थी, शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था, भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या होती थी। वैदिक शिक्षा में लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, 8 वर्ष थी आयु, शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से था, भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या थी। वैदिक कालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर बताइए। तो प्रमुख अंतर क्या है, आइए वो देखते हैं। वैदिक कालीन और बौद्धकालीन, पहले बौद्धकालीन का देख लेते हैं। तो असमानता हो गया, बौद्ध धर्म का प्रचार उद्देश्य था, संघ का वर्चस्व था बौद्ध में, शिक्षा समुदाय प्रधान थी, कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर, उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य, संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, माध्यम पाली भाषा या जनभाषा थी और जाति धर्म से परे था, संघ का विद्यालय पर नियंत्रण था। अगला है वैदिक शिक्षा का देख लेते हैं। ब्राह्मण धर्म का प्रचार उद्देश्य नहीं था, गुरु का वर्चस्व था, शिक्षा परिवार प्रधान थी, जीवन सादगीपूर्ण था, समापवर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश लेते थे, गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था, माध्यम संस्कृत था, जाति पर आधारित था, गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त थे। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो मुस्लिम शिक्षा के केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। मध्यकालीन 2019 में आया हुआ प्रश्न है। मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना था, सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रवेश का विस्तार करना था। शासन के सुदृढ़ बनाने के लिए योग्य व कुशलतम लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इन राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती थी। अगला है मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी, शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी, शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था, शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी, उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से क्या आशय है? इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक न था, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे, लेकिन केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी। वे सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तुर्क अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया, गुलबदन बेगम, जहाँ आरा, जैबुनिका जैसी विदुषी महिलाएं प्राप्त हो सकी। अगला है मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? तो इस्लामी संस्कृति में भी यह माना जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करते थे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरु से और भी निकट संबंध होता था, क्योंकि अपने शिल्प में समता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निरंतर रहने आवश्यक था। हालांकि मुगल काल में के उत्तरार्धी में गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श परंपरा का हास्य होने लगा था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका कथन था, जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर पहुँचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मुख्य बातें क्या थी? शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। शिक्षा अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। व्यावसायिक स्तरीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। जन शिक्षा की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। वुड के घोषणा पत्र के दोष, जो कि 2017 में पूछा गया है। सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुंच सका।
भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी रही, देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? जो कि 2017 में पूछा गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 2020 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर है, आयोग के शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी। आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा पिछड़ी जातियां के विकास में सहायता मिली। ईसाई मिशनरियों की भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान ने देकर हंटर आयोग के भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा ईसाइयों के अधीन हो जाती। अगला प्रश्न है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। 2017 में पूछा गया है सवाल, तो इसका उत्तर देते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। गोखले विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या थी? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क न लिया जाए, स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं, स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों के लिए हो। सरकार गोखले के विचार को समय से पहले मानती थी, इसलिए इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्टांग समिति ने किन बातों की अनुशंसा की? तो उत्तर है, देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ, पर प्रगति का संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। पाठ्यक्रम को जीविकोपयोगी बनाया जाए। विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं के में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा में की समुचित व्यवस्था हो। मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। 2020 में पूछा गया, मोंटेसरी पद्धति के गुण दोष बताइए। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। उत्तर इसका है, मोंटेसरी पद्धति के गुण दोषों पर भी विचार कर लेना उपयुक्त होगा। इस विचार में पहले गुण की ओर देखें। गुण क्या है? डॉक्टर मोंटेसरी की पद्धति वैज्ञानिक है, वे अनुभव और निरीक्षण पर बल देती है, उपकरणों द्वारा शिक्षा देने का उनका विचार सराहनीय है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए यह विधि बड़ी उपयुक्त है, क्योंकि बच्चों को वस्तुओं के प्रयोग में आनंद मिलता है। डॉक्टर मोंटेसरी व्यक्ति की महानता से विश्वास करती थी और उनकी पद्धति में व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। वे ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर अधिक बल देती हैं। निसंदेह ज्ञानेंद्रियों के मस्तिष्क का विकास होता है। उनका अनुशासन पर विचार भी श्रेष्ठ है। उनके अनुसार अनुशासन बाहर से नहीं लादा जाता, वरन अंदर से विकसित किया जाता है। मोंटेसरी आत्म शिक्षा पर बल देती हैं। बालक स्वयं की सीखी हुई बातों में रुचि लेता है। बालकों को खेल बड़ा प्रिय होता है। मोंटेसरी पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके दोष देख लेते हैं अब। विलियम किलपैट्रिक का कहना है कि इस पद्धति में बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है, किंतु उसके सामाजिक विकास पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता, अतः विकास एकांगी होगा। स्टर्न के महोदय का कहना है कि शैक्षिक उपकरणों से वृद्धि का एकांगी विकास होता है। रंग, रूप, ध्वनि पर अलग अलग बल देने से मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। अगला है स्पेंगर महोदय का कहना है कि मोंटेसरी पद्धति में काल्पनिक खेलों की अपेक्षा की गई है। बालकों की असंतुष्ट मूल प्रवृत्तियों का रेचन इन्हीं काल्पनिक खेलों में होता है। इस रेचन के अभाव में भावना ग्रंथियों के बनने का भय होता है। हेसन का कहना है कि मोंटेसरी पद्धति में खेल के वास्तविक सिद्धांत का अभाव है। खेल खेल के लिए हो तभी वह खेल होगा, अन्यथा कार्य हो जाएगा। अगला है, मोंटेसरी पहले लिखना सीखना चाहती है, यह प्रश्न विवादास्पद है। अगला है, जिस विधि से लिखना सीखने का के कार्य की योजना मोंटेसरी पद्धति में होती है, वह वैज्ञानिक होते हुए भी मनोवैज्ञानिक नहीं कही जा सकती है। वर्ण तथा अक्षरों से न चलकर वाक्य से चलना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिक उपयुक्त है। कहने को तो इस पद्धति में पूर्ण स्वतंत्रता है, किंतु एक समय में एक उपकरण को देकर बालक की स्वतंत्रता को हम सीमित कर देते हैं। इस पद्धति द्वारा बालक में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। इस पद्धति में समय बहुत नष्ट होता है। यह पद्धति अधिक खर्चीली है, अतः गरीब समाज में कठिनता से लागू हो पाती है। इस पद्धति में बालक से कुछ तो ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो उसकी अवस्था में अनुकूल नहीं कहे जा सकते हैं। अगला देख लेते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए, जो कि 2019 में पूछा गया। आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति का अर्थ प्रदान करता है तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इन सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुतल्य जीवन व्यतीत करता है, किंतु जब वह शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, तब वह समाज का एक उत्तम नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त आदर्शों, अनुभवों को आत्मसात कर एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शिक्षा मानव को परिष्कृत एवं
सबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है एवं अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करती है। तो दोस्तों इसके आगे अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि पेज नंबर 66 है, 66। इसके आगे आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।